चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जहां से कह सकते हैं इंसानी सभ्यता ने एक बिल्कुल नई करवट ली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। वो जगह जहां दुनिया के पहले शहर बसे और जहां पहली बार मिट्टी पर शब्द लिखे गए। तो शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। और देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत होती है जमीन से। एक ऐसी जमीन जो वाकई बहुत खास थी। यह है वो जमीन, दजला और फुरात, जिन्हें हम टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के नाम से जानते हैं। इनके बीच का ये हरा भरा इलाका। अब होता ये था कि इन नदियों की बाढ़ हर साल अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी, और इसी वजह से यहाँ खेती के लिए इतने बेहतरीन हालात बन गए। और यकीन मानिए, इसी उपजाऊ जमीन ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। वैसे इस जगह का नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है, मेसोपोटामिया। इसका मतलब ही है दो नदियों के बीच की धरती। और जानते हैं ये कौन सा इलाका है? ये आज का इराक है। तो असल में हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अहम सभ्यताओं में से एक के घर की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया। इसमें हजारों साल लगे। सोचिए, करीब 7000 ईसा पूर्व में खेती की शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे बस्तियां बसने लगीं, और 5000 ईसा पूर्व आते आते दक्षिण में पहले मंदिर बनने शुरू हो गए। और ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये तो आने वाले बड़े बड़े शहरों के, आप कह सकते हैं, बीज थे। और फिर इसी नींव पर कुछ ऐसा बना जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो थे शहर। तो हुआ ये कि खेती इतनी अच्छी होने लगी कि लोग अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज उगाने लगे। इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। अब इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा सा नतीजा ये था कि अब हर किसी को किसान बनने की जरूरत नहीं थी। लोगों को दूसरे काम करने, दूसरे हुनर सीखने का मौका मिला। कोई कारीगर बन गया, कोई पुजारी, तो कोई शासक। और बस यहीं से शुरू हुआ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी श्रम विभाजन, और एक असली संगठित शहर का आइडिया। और ये जो शुरुआती शहर थे, वो इन्हीं मंदिरों के चारों तरफ बसते थे। याद रखिए, ये मंदिर सिर्फ धार्मिक जगह नहीं थी, ये उस जमाने के बैंक थे, गोदाम थे, ट्रेड सेंटर थे। मतलब ये उस समय के समाज और अर्थव्यवस्था का बिल्कुल सेंटर पॉइंट थे। तो सवाल उठता है कि ये शहर दिखते कैसे थे? जरा और शहर की इस योजना को देखिए। कोई सीधी सपाट सड़कें नहीं, जैसा हम आज सोचते हैं, बल्कि तंग, घुमावदार गलियां और एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए घर। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और घनी आबादी वाले शहरी जीवन की तस्वीर है, और ये तस्वीर आज से हजारों साल पुरानी है। लेकिन अब जरा सोचिए, इतने सारे लोग, इतना व्यापार, इतना लेन देन, इसको मैनेज कैसे किया जाए? मतलब हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा? कौन सा सामान आया, कौन सा गया, और राजा के जो आदेश हैं उन्हें दूर दराज के इलाकों तक बिना किसी गलती के कैसे पहुंचाया जाएगा? इन्हीं सारे सवालों ने एक और जबरदस्त आविष्कार को जन्म दिया, और जवाब था लिखना, लेखन कला। सोचिए, इंसानी इतिहास में यह पहली बार हो रहा था कि विचारों को, आवाज को एक फिजिकल फॉर्म दिया जा रहा था। शुरुआत, जैसा कि अक्सर होता है, बहुत ही सरल थी। करीब 3200 ईसा पूर्व की बात है। लोग गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर बस चीजों के चित्र बना देते थे। जैसे बैल का हिसाब रखना है तो बैल का चित्र बना दिया, अनाज का रखना है तो अनाज का। व्यापार का हिसाब रखने का एक बहुत ही सीधा साधा तरीका था। लेकिन आप खुद सोचिए, हर चीज का चित्र बनाना कितना धीमा और मुश्किल काम रहा होगा। तो जाहिर है उन्हें एक ज्यादा तेज और बेहतर तरीके की जरूरत पड़ी। और जल्द ही ये चित्र धीरे धीरे सरल निशानों में बदलने लगे। इन्हीं निशानों को हम कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म कहते हैं। कीलाक्षर मतलब कील के आकार का। लिखने वाले क्या करते थे कि एक सरकंडे की नोक को गीली मिट्टी पर दबाकर कील जैसे निशान बनाते थे। और यह सिस्टम कमाल का था, क्योंकि यह बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था। अब वो सिर्फ सामान की लिस्ट नहीं, बल्कि मुश्किल से मुश्किल आइडियाज, कहानियां और यहां तक के कानून भी लिख सकते थे। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक सुमेरियन महाकाव्य में बताया गया है कि उरुक के राजा एनामरकर को एक जरूरी संदेश भेजना था, लेकिन उसका दूत इतना लंबा संदेश याद ही नहीं रख पा रहा था। तब राजा ने पहली बार मिट्टी पर शब्द लिखे ताकि संदेश बिल्कुल सही सही पहुंच सके। तो देखिए, लिखने की कला का जन्म सीधे सीधे व्यापार और राजकाज की जरूरतों से हुआ था। तो अब हमारे पास दो बड़े आविष्कार हैं, शहर और लेखन। चलिए अब ये देखते हैं कि इन दोनों ने मिलकर मेसोपोटामिया के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदला। देखिए, शहर में पावर के दो मेन सेंटर्स थे।
एक तरफ था मंदिर, जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक केंद्र भी था, और दूसरी तरफ था राजा का महल। जैसे मारी का ये शाही महल, जरा सोचिए, इसमें 250 से ज्यादा कमरे और आंगन थे। ये सिर्फ राजा का घर नहीं था, ये उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था, जहां से पूरा राजकाज चलता था। और ये देखिए, ये हैं बेलनाकार मोहरें या सिलेंडर सील्स। शहर में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों के पास अपनी एक ऐसी यूनिक मोहर होती थी। जब भी कोई दस्तावेज या सौदा पक्का करना होता तो वो इसे गीली मिट्टी पर घुमा देते थे। ये बिल्कुल आज के सिग्नेचर की तरह था। मतलब किसी भी चीज को ऑफिशियल बनाने का तरीका और अपनी पहचान साबित करने का एक जबरदस्त जरिया। अच्छा, तो आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? और शहर की खुदाई से हमें कुछ बड़ी मजेदार बातें पता चलती हैं। परिवार ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिली की तरह होते थे। घर का डिजाइन ऐसा होता था कि बीच में एक आंगन हो, ताकि अंदर रोशनी और हवा आ सके। कुछ अंधविश्वास भी थे, जैसे माना जाता था कि घर की दहलीज ऊंची रखने से दौलत आती है। और एक और अजीब बात, कुछ परिवारों में अपने लोगों को मरने के बाद घर के फर्श के नीचे ही दफना दिया जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को गुजरे हजारों साल हो गए, लेकिन क्या उसकी कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। उसकी विरासत आज भी हमारी दुनिया में हर रोज जिंदा है। इस नंबर को देखिए, 60। अगली बार जब भी कोई अपनी घड़ी देखे तो याद रखे कि ये मेसोपोटामिया की ही देन है। जी हां, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। समय को इस तरह बांटने का तरीका वहीं से आया है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। साल को 12 महीनों में बांटना, गणित में स्क्वायर रूट और कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स, आसमान में सितारों और ग्रहों की चाल को समझना, जो एस्ट्रोनॉमी की बुनियाद बना। और हाँ, पहिया, जिसे शायद सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। हमारी मॉडर्न दुनिया की कितनी ही चीजें हैं जिनकी जड़ें सीधे मेसोपोटामिया से जुड़ी हैं। लेकिन उनकी विरासत सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी तक ही नहीं है। उन्होंने हमें दुनिया का पहला लिटरेरी मास्टरपीस, पहला महाकाव्य भी दिया, एपिक ऑफ गिलगमेश। ये दोस्ती की, कुछ खो देने के गम की और अमरता की तलाश की एक ऐसी कहानी है जो आज हजारों साल बाद भी उतनी ही सच्ची लगती है। तो जब हम मेसोपोटामिया की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहे होते, हम असल में अपनी ही कहानी की शुरुआत देख रहे होते हैं। और ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है, जिस तरह पहले शहर और पहली लिखावट ने सब कुछ बदल दिया, वैसा अगला बड़ा आविष्कार कौन सा होगा जो हमारी दुनिया को एक बार फिर से हमेशा के लिए बदल